हेलो गाइस। आज मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ का सेकंड क्लास बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लाइगरेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब कुछ होगा विथ रीजन एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था पीरियोडिक टेबल, उसको क्लासीफाई किया था, उसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, उसमें कैसे कैसे कौन से साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया, जैसे डॉवनेट ट्रेड्स ने स्टार्ट किया था 3 एलिमेंट का सेट लेके, फिर लॉथर मेयर ने ग्राफ दिया था एटॉमिक वॉल्यूम में, ये सब। देन फॉलोड बाय मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था। देन लास्ट में हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया था। ठीक है, तो इतना तक हमने कर रखा है। इस क्लास में हम ट्राई करेंगे कि सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें सारे प्रॉपर्टीज और इसमें कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रीजन क्या है, एडवांस में ले लो, मेंस में, नीट में, या कोई भी एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव देने जाओगे वहाँ पे बहुत आने वाले हैं। और मैंने ये बहुत अच्छे से लिख रखा है, कितने अलोंग द पीरियड क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, और उसमें जो भी एक्सेप्शंस आते हैं उसको मैंने स्पेशल लिख रखा है। और विथ रीजन में एक्सप्लेन करूंगा कुछ रेफरेंस बुक के साथ। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब जैसे देखोगे, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ओके, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा रहेगा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। डन। अब जैसे इसमें देखोगे कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स पीरियोडिक टेबल में यहां से यहां पे। अब यहां पे पहला दे रखा है एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होगा भाई, एटॉमिक रेडियस दैट मीन डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जेड इफेक्टिव चार्ज। अब जैसे इसका क्या मतलब हुआ, जेड इफेक्टिव वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर देखोगे, पहले समझो, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग्स में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अपोजिटली चार्ज है। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, जो कि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये होता है। अब क्या होगा, बेसिकली ये तो हो गया। अगर अब देखो, ये न्यूक्लियस जो है कितना इफेक्टिवली इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगा पा रहा है, मतलब कितना इफेक्टिवली वो बाउंड है। जैसे सपोज करो, अगर यहां से यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए, अगर सपोज करो अल्फा किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रहा है, लेट एज्यूम। और एक केस और मैं लेता हूं, ठीक है, यहां पे हमारे पास 3 सेल है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस पे सपोज मैंने किया बीटा बीटा किलो जूल पर मोल। डन। अब इसमें अगर देखा जाए कि इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किस में लगेगा, इसमें या इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अल्फा में ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू बीटा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सेल्स जैसे 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 मान लो सपोज करो ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में सेल्स है। अब इसका फोर्स लग रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, या वी कैन से डेट बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो जितना इसका फोर्स लगेगा, ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस उसको बोलते हैं हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, कि जैसे जैसे, मतलब जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है, एक सेल आया तो इसको सील्ड कर रहा है ना, दूसरा है और सील्डेड हो गया, तो इसका जो फोर्स होगा लगाने का, अट्रैक्शन का, वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। ओके, डन। जैसे एस पे ज्यादा इफेक्ट लगेगा न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, फिर पी पे, तो ऐसे ही तो होता है हमारे पास। जैसे ये सेल है, फिर यहाँ पे एस सेल होता है ना, एक सेकेंड, जैसे हमारे पास ये सेल है, यहाँ पे एस होता है, फिर फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय एस पी डी। अब ऐसे हमारा होता जाता है, मतलब यहाँ पे एस पी दोनों होता है, यहाँ पे एस पी डी होता है, यहाँ पे एस पी डी एफ चारों होता है, तो ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ लगेगा, एस पे लगेगा। दैट्स वाई जो एस सेल होता है ना, एस सबसेल होता है, वी कैन से डेट, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, दैट इज द रीजन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। या मैंने लिख भी रखा है, जो सबसे ज्यादा होता है जनरली क्या होता है, जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सेल पे, मतलब जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है उसका साइज वैसे वैसे इंक्रीज होगा। दूसरा क्या होता है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले ये रीजन है, इसके बाद हम लोग सारा एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ओके, डन। अब यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मींस अगर साइज इफेक्टिव साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा ना। यहाँ पे देखो, ये साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यहाँ पे साइज क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे अगर एक एग्जांपल हो, ये लिथियम का केस ले लो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 1 3 एटॉमिक नंबर होता है। अभी सोडियम ले लो, 2 8 1, अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे जैसे आ रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं।
ओके, दैट इज द फैक्टर। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, या वी कैन से दैट शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। ओके, तो दैट इज द फैक्टर। तो ये ध्यान में रखना, जेड इफेक्टिव चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होता है। अगर वो साइज डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे मतलब सपोज करो हमारे पास क्या है, सोडियम है। ठीक है, अब ये क्या होता है, नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, पहले इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हेस्ट लॉ में पढ़ते थे थर्मोडायनिक्स में कि वहां पे पहले उसको बहुत सारे कन्वर्जन करना पड़ता था, तो ये गैसियस आइटम में होगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में, जैसे अब ये Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तो वही होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से जितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, जितना किलो जूल एनर्जी लग रहा है, वो हमारा क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। कम होगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगा, है ना, ये ध्यान में रखना। दूसरा क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा यहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ये ज्यादा अट्रैक्टली बाउंड है न्यूक्लियस से, सो डेट यहाँ पे इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सील्ड कर रहा है ना, फोर्स कम लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगा, है ना। जैसे एक केस लग सकते हो, अगर कोई बड़ी सी स्टिक है, अगर उसको टूटने में कुछ एनर्जी लग रहा है, बट अगर जैसे जैसे छोटा करते जाते हैं ना, उनका बाइंडिंग फोर्स बढ़ता जाता है, फिर उसको ब्रेक डाउन करने में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता था। दैट इज द रीजन यहाँ पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी का फंडा। ओके, फिर क्या आता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। जैसे एग्जांपल, सपोज करो हमारे पास, मैं एक मार्कर और का यूज कर लेता हूं, सपोज करो हमारे पास क्या है, कार्बन Cl है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, है ना। ये कैसे पता चलता है, ये मैं भी एक ऑर्डर लिखवा दूंगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, उसको आप लोग लिख लेना। तो क्या होगा, ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब ज्यादा पावरफुल है, तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव। मतलब क्या किया, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, बिटवीन कोवैलेंट बॉन्डेड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है, वहां पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। तो ये बहुत क्लीवेज भी दो तरीके का होता है, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, यहाँ पे वो नहीं है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे स्टिक रहेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा केस क्या आता है, तो ये ध्यान में रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। तो ध्यान में रखना, जो जेड इफेक्टिव है वो आयोनाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोनिगेटिव भी ज्यादा होगा। तो देखो, अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो एस सेल है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, फिर एज कंपेयर टू पी, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी निकालते हो जब हाइब्रिडाइजेशन करते हो एस पी, तो वहाँ पे 50% होता है, तो लाइक दैट। ओके, तो एस ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा देन पी। ओके, तो ये सब ध्यान में रखना, ये हमारे रीजन हो गए। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर तुम्हें निकालना हो, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज वो एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब इस न्यूक्लियस से कितना चार्ज, ये जो ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, नेट पॉजिटिव चार्ज। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे एक ये आ रहा है, ये दो शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे एक ही शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, तो मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल कितना चार्ज लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, दैट मीन्स ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लग रहा है बाय द न्यूक्लियस, ओवरऑल कितना चार्ज लग रहा है। अब जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ इसका ये कम करेगा ना, इफेक्ट कम करेगा, सो दैट इसको शील्डिंग इफेक्ट को सब्ट्रैक्ट करके कितना इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज लगा पा रहा है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, क्या होगा,
जेड इफेक्टिव निकालने का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है या न्यूक्लियर चार्ज होता है उसमें से शिल्डिंग कांस्टेंट का ये वैल्यू गिवन होता है, तो वहां से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो जनरली इसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट आता है। अब हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ पे देखो तो पहला क्या है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है अलोंग द, अभी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा पहला। क्यों? क्योंकि ड्यू टू उसमें नंबर ऑफ सेल जो है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सेल तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ सो डेट यहाँ पे मैं समझा सकूँ। जैसे अब देखो एटॉमिक रेडियस पे कैसे आएगा। अब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कार्बन, ठीक है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डन। अब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है। ठीक है, अब जैसे जैसे इंक्रीज करें, सेल तो सेम है, यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 4 2 5 2 6, ये है, डन। तो सेल तो सेम है, यहाँ पे अगर सेल बनाओगे आप तो सेल दोनों में सेम है, सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता जा रहा है, और देन फॉलोड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो स्लाइटली डिक्रीज होता, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट यस जितना। ओके, अब वही अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करें, टॉप टू बॉटम, इधर हमारा लेफ्ट टू राइट है अक्रॉस द पीरियड, टॉप टू बॉटम अक्रॉस द ग्रुप। ओके, तो अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस बात करें डाउन द ग्रुप, ठीक है, अब डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करते हो तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। मैं यहाँ पे इसको समझा के फिर इरेज कर दूंगा। ओके, डन, इसको मैं इरेज करता हूँ सो डेट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो डेट यहाँ पे क्या होगा, अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे सोडियम, या यहाँ से लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये होता है हमारा एल्कली मेटल का ग्रुप होता है। और एक अलोंग द पीरियड ले लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जस्ट एग्जांपल। ओके, तो अब यहाँ पे जा रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था हमारा 2 1 था, यहाँ पे 2 8 1 था, यहाँ पे 2 8 8 1 है। तो देख लो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता जा रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है वहां पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा है, तो उसका एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और इधर अलोंग द पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, बट एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन नहीं है, उसके पीछे भी रीजन है, बट या यू कैन से डेट, ध्यान में रखने के लिए एक्सेप्शन कह सकते हो। क्या होगा यहाँ पे, गैलियम का जनरली क्या होना चाहिए हमारे पास, जब करोगे अगर ग्रुप 13 करो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारा होता है ग्रुप 13 वाला एलिमेंट। ठीक है, 13th एलिमेंट, तो ये होता है। अब जनरली देखोगे अगर टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो हमारा जो ट्रेंड होना चाहिए एटॉमिक रेडियस का, क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा हमारे पास बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये होना चाहिए। मतलब एक्सपेक्ट किया था हमने कि ये होना चाहिए, बट इन द रियलिटी क्या होता है, ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रीजन मैं बताऊंगा क्या होगा। हमारे पास बोरॉन तो ठीक है, बोरॉन सबसे छोटा होता है, फिर गैलियम पहले आ जाता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, यही है मैंने लिख रखा है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैलियम। ठीक है, गैलियम देन फॉलोड बाय इंडियम और थैलियम। तो ये ध्यान में रखना, ये हमारा क्या पार्ट आ जाता है, इसको ना आप लोग नोट करते चलना, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, अदरवाइज यहाँ पे मिस करोगे। मार्कर कहाँ है, ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट हमें ध्यान में रखना है। ओके, हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, दिस वन, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है, अभी कभी एमसीक्यू में दे देगा, हम लोग नॉर्मल करेंगे कि क्या होता है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो रेडियस बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, बट इस केस में ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसको जब भी लिखना आप लोग तो पॉइंट लिखना, उसी के नीचे ये वाला पॉइंट मेंशन कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको आप लोग एक साथ लिख दोगे तो नहीं होगा कोई फायदा, समझ के करोगे तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो ये हो गया हमारे पास, एक पॉइंट हो गया एटॉमिक रेडियस का। अब सेकंड फैक्टर आता है हमारे पास, सेकंड फैक्टर क्या आता है, सेकंड फैक्टर आता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसी से सेम से रिलेटेड है, उसमें क्या होगा भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन।
अब आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या, पहले इसको लिख लेना, डिफाइन अगर लिखना चाहो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कोई भी एटम है उसको आयोनाइज मतलब आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो तो एनर्जी लगेगा, सो डेट उसको ब्रेक करने में कितना एनर्जी दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड, या एंथैल्पी कह सकते हैं, एंथैल्पी के टर्म में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको नोट डाउन करना। तो अब क्या होगा, अब जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो सेम है, लेफ्ट टू राइट में जाओगे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहां पे नंबर ऑफ सेल तो सेम है, दो सेल दो सेल है, बट इलेक्ट्रॉन ही बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा देखो, हमने क्या बताया था कि जो है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सेल सेम है, सो डेट क्या होगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट टॉप टू बॉटम आएंगे हम लोग, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, सो डेट इलेक्ट्रॉन निकालना कोई भी रीजन हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करके हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। सो डेट क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, सो डेट क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा एज कंपेयर टू लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इंक्रीज होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा व्हेन हम लोग मूव करेंगे किधर, टॉप टू बॉटम में, ठीक है। बट एक इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा, लॉजिक, बट ठीक है, ध्यान में रखने के लिए एक्सेप्शन बोलते हैं, सो डेट कि वो ध्यान में रहे, ओके। बट लॉजिक होता है हमारे पास। अब जैसे क्या है, मैंने ये यहाँ पे ग्रीन मार्कर से लिख रखा है। अब जैसे पहला केस जो आता है मेरे पास, आता है बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। अब अगर हमें जनरली अगर एलिमेंट नेम लिखोगे तो क्या होता है मेरे पास, अगर लिखोगे ऐसा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसे चलते हम लोग, डन। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, बेसिकली आयोनाइजेशन, किसकी बात हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाते समय, ठीक है। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, बेरिलियम का बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इस केस में डिफरेंट हो जाता है, बेरिलियम का, हमारे पास बेरिलियम का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बोरॉन, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि जब बेरिलियम को कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या होता है, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2, डन, 1s2 2s2 होना ये चाहिए था, ओके। बट और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन करो 5 होता है, 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p1, है ना। अब देखो, अब ये बताओ मेरे को, एक्चुअल में होना यह चाहिए था, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। बट यहां पे देखोगे अगर इस वाले में ये 2s2 है, फुली फील्ड ऑर्बिटल है, यहां पे क्या है 2p1 ऑर्बिटल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, फुली फील्ड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल ही रहे हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, मतलब हाफ फील्ड से और फुली फील्ड ऑर्बिटल से, कोई भी ऑर्बिटल, इवन दो एस हो, पी हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। ध्यान में रखना, हाफ फील्ड फुली फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू फुली फील्ड ऑर्बिटल, ओके। तो यहां पे देखोगे इनकम्प्लीटली फील्ड है, तो ये इनकम्प्लीटली फील्ड है, तो यहां से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दिस वन, सो डेट इसका जो ट्रेंड हो जाता है बेरिलियम का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बोरॉन, डन, क्योंकि पी से इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो ये हो गया हमारे पास। और एक और आता है ध्यान में रखने वाला, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आता है एज कंपेयर टू, तो ये जो लिखवा रहा हूं ना, एक्सप्लेनेशन भी अपने आप लिख सकते हो, रीजन ध्यान में रखना। नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इसका क्या हुआ भाई, नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 क्या आएगा 2p3, ओके 2p3। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करो 8 आता है, 1s2 2s2 2p4, ओके। अब ये देखो ये क्या है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया 2p3, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया,
और ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट, मतलब यहाँ पे हाफ फील्ड तो है बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो डेट ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये पहले से ऑलरेडी हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट होता है, ओके। बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सो डेट नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट होगा, मतलब उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो डेट कभी कभी कंपेरिजन दे देता है, ठीक है, किसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो ध्यान में रखना उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि हाफ फील्ड या फुली फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वहाँ से एनर्जी ज़्यादा लगता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, ओके। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। और ये हमारे पास हो गया किसका फैक्टर, आयोनाइजेशन फैक्टर। अब इसके बाद जो फैक्टर आता है, इसके बाद वाला जो फैक्टर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, इधर मेटेलिक, अच्छा टॉप टू बॉटम जाते तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और लेफ्ट टू राइट जाते तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक मेटलॉइड्स वगैरह आ जाता है, तो ये मैंने कल ही बता दिया था, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है बेसिकली टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट्ससेल्फ बिटवीन टू सिमिलर या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या होगा, अगर डिफाइन लिखना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो लिखोगे द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास CCl का बॉन्ड है, तो ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसका टेंडेंसी ज़्यादा है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी मेजर करने के बहुत सारे स्केल्स हैं, ठीक है। तो देखोगे पॉलिंग स्केल होता है हमारे पास, रोचो स्केल होता है, ठीक है, रोको स्केल होता है, और भी बहुत सारे स्केल्स होते हैं, ये मैंने कहीं पे लिख रखा था, ठीक है। ये सारे 2-3 एक्सप्लेन होते हैं। तो जो जनरली हम लोग अगर डेटा लेते हैं पॉलिंग स्केल का, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू अराउंड 3.2 समथिंग में होता है, और कार्बन का 2.4 समथिंग में होता है ना, या 2.2 समथिंग लाइक दैट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो अपनी तरफ क्या करेगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पावरफुल है, तो ये बॉन्ड को ना, जो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ था, शेयर पेयर हुआ था, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये ब्रेक डाउन करके यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बन गया, और Cl पे नेगेटिव चार्ज, दैट मींस क्लोराइड आयन बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान में होता है जनरली जो ट्रेंड होता है। तो अगर डिफाइन लिखना हो लिख लेना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट अगर इसमें कुछ पॉइंट में कहूँगा ये ध्यान में रखना, जैसे अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू तुम्हें ध्यान में रखना हो तो कैसे याद करोगे इसको, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई नहीं। इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू ध्यान में रखना क्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू ध्यान में रखोगे तो क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ट्रेंड। और वैल्यूज वगैरह थोड़ा कुछ ध्यान में रख सकते हो। अब जो ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, देन नाइट्रोजन होगा, फॉलोड बाय क्लोरीन, ऐसे होगा, फिर ब्रोमीन, ये दे रखा है एनसीईआरटी में। बट एक्चुअल में जो रेफरेंस वाला पॉइंट देखोगे ना, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन होगा, देन क्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा, इसके पास रेफरेंस है। ऐसा कोई बोले कि नहीं एनसीईआरटी में ये लिखा है तो मुझे यही फॉलो करना है, बट इसके पास रेफरेंस है, मैं दिखाता हूँ। अगर देखो ये बुक है मेरे पास, ठीक है, क्लेडन है, वन ऑफ द बेस्ट बुक, ओके, ऑर्गेनिक का। तो यहाँ पे ये डेटा दे रखा है स्पेशली पॉलिंग स्केल के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखोगे ना, जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना है, 3.98 के आसपास है, तो ये 4 का वैल्यू हो गया, अगर दिख रहा होगा, ठीक है, 4 के आसपास हो गया। और जो ऑक्सीजन है 3.44 के आसपास है, ऑक्सीजन का 3.44 है। देन क्लोरीन हमारे पास आएगा, क्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन का वैल्यू 3.16 है, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 3.04 है, ओके। और ब्रोमीन का 2.96 है, आयोडीन का 2.6 है, और सल्फर का 2.58, कार्बन का 2.5, और हाइड्रोजन का 2.2, देन फॉस्फोरस वगैरह है। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये रेफरेंस है, ओके। इससे आगे मतलब रेफरेंस दिखा सकते हो। तो क्लोरीन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। एनसीईआरटी में या कभी इंप्रूवमेंट हो सकता है, अभी के लिए तो नाइट्रोजन को उन्होंने बोल रखा है, दैट इज नॉट करेक्ट पॉइंट, ओके। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन होता है, ये ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने रेफरेंस दिखा दिया, लिख रखा था, ओके। अब अगर देखोगे
तो ये कुछ वैल्यूज ध्यान में रखना, एटलीस्ट इतना वैल्यू तो ध्यान में रखो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओके, और नाइट्रोजन के बाद हमारे पास ब्रोमीन आता है। तो बस तुम्हें वैल्यू किसका किसका ध्यान में रखना, फ्लोरीन का अराउंड 4 होता है, ऑक्सीजन का अराउंड 3.5 समथिंग में होता है, क्लोरीन का 3.16 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 2.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.2। बस इतना वैल्यू ध्यान में रखो, दैट इज ठीक है। तो ये वैल्यू हमें ध्यान में रखना है, एटलीस्ट इतना वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिव में याद रखना है, तो इसको लिख लेना नोट्स में, ठीक है ना ये। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, किसी बॉन्ड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाता है, वो बॉन्ड उतना वीक होता जाता है। दैट मीन्स वो बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता जा रहा है। जैसे अगर मैं एक केस लूं, हमारे पास जैसे कार्बन, कार्बन है, बहुत तगड़ा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है इसमें, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे बेसिकली पोलराइज इंक्रीज ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेम पावरफुल है। बट अगर ये कार्बन Cl ले लो, इसका 2.5 है, इसका 3.16 है, ठीक है, तो ये ज्यादा आयोनिक बॉन्ड है और ये बॉन्ड वीक भी है, क्यों, क्योंकि ये पोलराइज कर लेगा अपने प्लस। बट अगर यहीं पे कार्बन और फ्लोरीन का ले लो, ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो गया, सो डेट ये बॉन्ड और ब्रेक डाउन होने का उस पे है। तो जितना जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाता है, वैसे आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है और कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, हमारा ये हो गया फैक्टर। इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो गया। इसके बाद एक टर्म और आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैंने इंपॉर्टेंट ही लिख रखा है सो डेट पूरा चैप्टर कवर हो जाए इसी में, ठीक है, और कहीं दूसरी जगह पे आपको भटकना ना पड़े। सो हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, मतलब कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवा रहे हो, कितना एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। कोई एटम है उस पर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे कितना एंथैल्पी रिलीज कर रहा है या रिक्वायर्ड है, वॉट एवर वी कैन वांट वी कैन से दैट, ठीक है। तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है, बोथ आर सेम टर्म। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, द एनर्जी चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम, ठीक है, मतलब एनर्जी चेंज होगा अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग गैसियस एटम में ऐड कराएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मोर नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, क्या है, मोर नेगेटिव है, तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगा, नेगेटिव वो वैल्यू एक्चुअली क्या होता है ना, वो वैल्यू गिवन होता है और वो हमें कंपेयर करना होता है किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, उसका टेंडेंसी ज्यादा होगा। जैसे अगर सपोज करो, एक मैं केस लेता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, सपोज करो मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एज्यूम करो, इसमें लग गया, अब ये क्योंकि चाह रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो चाहता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। सपोज करो इसने जो इसका -x किलो जूल पर मोल एनर्जी इसने क्या किया, रिलीज किया, ओके। तो यही बोला कि द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिशन टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड गैसेस एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडिशन करा रहे हो, कितना एनर्जी रिलीज किया, x किलो जूल पर मोल। बट अगर यहाँ पे सेकंड में देखोगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे, दैट मीन्स O2 नेगेटिव, तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्योंकि ये ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन पहले से आ गया एक इलेक्ट्रॉन, अब पहले से इलेक्ट्रॉन है एक, तो पहले से यहाँ पे हमारे पास अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 देखोगे, इसके बाद पहले से अगर देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, इन द न्यूट्रल केस में 8 प्रोटॉन थे, तो 8 प्रोटॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन लग रहा था। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कराया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 प्रोटॉन हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो सेम चार्ज है, तो रिपल्सन इंक्रीज होगा, रिपल्सन इंक्रीज होगा, सो डेट अब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कराने में ना, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हें खुद एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ना, जान लो पॉजिटिव का y किलो जूल पर मोल हो जाएगा, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें सेकंड, क्यों, क्योंकि रिपल्सन होता है इसका, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखना। अब जैसे एग्जांपल है, अब जो सिमिलर ट्रेंड जनरली ये होना चाहिए, बट सिमिलर ट्रेंड से जो हटके है थोड़ा सा वो लिख लिया मैंने, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। जनरली क्या होना चाहिए, जनरली हमारा होना चाहिए फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन
इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन गेन ज़्यादा करना चाहता है, बट ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन, बट रियलिटी में क्या होता है, ये सब लिख लेना नोट्स में। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में होता है क्लोरीन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन फॉलोड बाय ब्रोमीन आयोडीन। रीजन क्या हो गया, क्योंकि क्लोरीन में देखोगे यहाँ पे मेरे पास सेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या है, साइज छोटा है। अब अगर साइज छोटा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके, बेसिकली वो कितना एफिनिटी चाह रहा है, बट क्लोरीन ज़्यादा होता है, ऐसा इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ये एक्सेप्शंस या इसके पीछे मैंने रीज़न बता दिया, बट एक्सेप्शन टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान में रखना। ऐसे ही हमारे पास क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से और सल्फर का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, ठीक है, ड्यू टू साइज, क्योंकि उनका साइज बड़ा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना एफोर्ड कर सकते हैं ईजिली एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन। ओके, वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। फ्लोरीन में आप देखो, यहाँ पे फ्लोरीन में क्या होगा, हमारे पास ये है, अभी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे बस प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन यहाँ पे देखोगे हमारे पास एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बट यहाँ पे क्या है 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन पे 17 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो डेट क्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी टर्म में पूछे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में पूछे, बोथ आर सेम टर्म। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। यस, हाँ, ओके, डन। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है बट स्टिल ओके, ये चीज़ आया समझ में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये हमारा जो एक्सेप्शन वाला टर्म है ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। अब आता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वॉट एवर वी वांट वी कैन से दैट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, बेसिकली जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है और रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। और यहाँ पे आओ, टॉप टू बॉटम जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होता है और रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है। ये अब देखो, इसमें जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है उसको मैंने ग्रीन मार्कर से लिख रखा है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग पावर देखोगे फ्लोरीन का ज्यादा होता है, F2Cl2 Br2 तो ये लिख लेना। रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, जनरली क्या होना चाहिए हमारे पास, इंक्रीज होना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे बताऊं, रिड्यूसिंग पावर वाला ये कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अगर इसमें देखोगे तो जैसे हमारे पास है रिड्यूसिंग पावर में लिथियम, ओके, फिर आएगा सीजियम। अब जैसे हमारे पास होना चाहिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये होता है, और फ्रेंसियम होता है, फ्रेंसियम को छोड़ो। तो जनरली क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होना चाहिए, तो मतलब सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, लिथियम का होगा, फिर सोडियम, पोटेशियम, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, फिर रुबेडियम, ठीक है, सीजियम, ऐसा होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है, क्योंकि जो लिथियम का सबसे कम होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो लिथियम का सबसे ज़्यादा है, इवन तो सीजियम से भी ज़्यादा है। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो लिथियम का हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है, जैसे लिथियम देखोगे इसका चार्ज क्या है, छोटा है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे इसके आसपास क्या, वाटर, जैसे एक्वस फॉर्म में अगर करोगे, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, HOH होता है। अब ये क्या करेगा ना, इसके साथ ऐसे बाइंड कर लेगा, मतलब इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, ये बाइंड करने का टेंडेंसी बहुत रखता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, तो इसको बाइंड करके रखेगा। तो ये बेसिकली ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इतना इजीली नहीं वो रिड्यूस कर पाएगा। ओके, सो डैट क्या होगा, हमारा जो ऑर्डर होता है एक्चुअल में वो लिथियम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सीजियम, फॉलोड बाय रुबिडियम, सीजियम, है ना, रुबिडियम के बाद क्या आएगा, पोटेशियम और सोडियम। तो ये ध्यान में रखना। रीजन क्या है, लिथियम तभी तो पढ़ता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4, और जो NaBH4 होता है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो बिकॉज इसका वेरी हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी, मतलब इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होता है, दैट इज द रीजन पार्ट, और ये इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्रीन से लिख रखा है एक्सेप्शन पार्ट है, मैं एक साथ अभी समराइज भी कर दूंगा। ओके, अब अगर हम लोग मूव करें, क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग तो होगा वीडियो। ओके, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। ऑक्सीडाइजिंग हो गया, रिड्यूसिंग हो गया,
ठीक है। अब आता है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। जब ऑक्साइड्स का बात होता है कि उसमें एसिडिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते जाते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास होता है ना बेसिक ऑक्साइड्स होता है, फिर उसके बाद एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक होता है, फिर एसिडिक ऑक्साइड्स होता है। तो जो मैंने ये यहाँ पे ऑर्डर लिख रखा है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, थर्ड पीरियड वाले ऑक्साइड्स ले लो। थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड होगा, इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, Al2O3, ठीक है, ये फॉर्मूला बना लेना, Al2O3। फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे MgO होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, फिर हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड होगा, फिर ऐसे P2O5 फॉलोड बाय SO3, फिर ऐसे क्या होगा Cl2O7। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये ऑक्साइड्स का बेसिकली ट्रेंड है। अब यहाँ पे आओ, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या इफेक्ट आएगा। टॉप टू बॉटम जाओगे तो हमारा जो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा, पहला बेसिसिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इंक्रीज करेगा जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। ये तो लेफ्ट टू राइट वाला केस था, ये कैसा था, लेफ्ट टू राइट वाला। बट अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो बेसिसिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इंक्रीजेस, एसिडिटी ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डिक्रीजेस। बेसिसिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का डिक्रीज होगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया किसका, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का, ठीक है। तो पीरियड वाले में बस हमें इतना ध्यान में रखना है, क्या क्या, पहला एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, वी कैन से दैट साइज डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा तो उस पर टेंडेंसी ज़्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगा। एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, उसमें पहले बेसिक होगा, फिर एम्फोटेरिक, फिर एसिडिक ऑक्साइड्स। अब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। टॉप टू बॉटम में एक और टर्म आ जाता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला अगर देखोगे तो डेंसिटी का ध्यान में रखना, जनरली इंक्रीज करता है, बस एक एक्सेप्शन होता है हमारे पास, पोटेशियम से ज़्यादा सोडियम का हो जाता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो उसका डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर देखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, तो इसका मास ज़्यादा होते जा रहा है। तो जैसे जैसे डिक्री ये टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज जनरल ट्रेंड। बट क्योंकि इसका मास भी ज़्यादा है, बट मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना कि पोटेशियम का डेंसिटी, सोडियम का डेंसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोटेशियम, ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्शन टाइप है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद आता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगा, अगर मतलब हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब वाटर में जो भी हमारे मेटल आयंस है, वाटर में डिसोसिएट करने पे क्या होगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी दैट इज कॉल्ड। तो उसका मैग्नीट्यूड के टर्म में देखेंगे तो डिक्रीज होना चाहिए। तो लिथियम का, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये तो है प्लस है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल छोटा है ना, तो वाटर के जल्दी सराउंडिंग हो जाएगा। स्मॉलर आयन स्ट्रॉन्गर हाइड्रेशन, मतलब जितना छोटा आयंस होगा उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रेशन इंथैल्पी होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म और आता है हमारे पास, पोलराइजिंग पावर, फजांस रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जितना भी मैंने लिखा है सब इंपॉर्टेंट ही है, ये कोई भी एग्जाम होगा हर जगह इसका यूज हो जाएगा और इतने में ही हो जाएगा, ओके। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का रिक्वायरमेंट है, इसके बाद मैं करा दूंगा कुछ जी मेंस वगैरह के नीट के क्वेश्चंस करा दूंगा इस टॉपिक के बेसिस पे। तो अब देखोगे जो हमारा आता है पोलराइजिंग पावर, दैट इज कॉल्ड फजांस रूल। अब इसमें क्या होगा, जो केटायन पोलराइजिंग पावर, मतलब जो केटायन होता है वो उसके पास पोलराइजिंग पावर होता है, वो अपने आप अट्रैक्ट करता है, पोलराइज करता है चार्जेस को। केटायन क्या होता है, पोलराइज करता है। और जो एनायन होता है वो पोलराइजिबिलिटी, वो खुद पोलराइज होता है। एनायन क्या होता है, एनायन हैज अ पोलराइजिबिलिटी टेंडेंसी, केटायन हैज अ पोलराइजिंग पावर। तो केटायन क्या करता है, पोलराइज करता है अपनी तरफ, एनायन क्या होता है, वो पोलराइज होता है, ओके। तो अब देखोगे केटायन पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस विथ दो फैक्टर है, या तो चार्ज ज्यादा हो, मतलब अब जैसे हमारे पास Al3 प्लस है, Mg2 प्लस है और सोडियम प्लस है, तो इसमें अगर देखेंगे तो किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा है मतलब वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पावर ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, तो Al3 प्लस का होगा Mg2 प्लस फॉलोड बाय। और दूसरा फैक्टर होता है स्मॉलर साइज, जितना साइज छोटा हो उतना ही चार्ज ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, सो डेट ये पोलराइजिंग पावर का कॉन्सेप्ट हो गया केटायन में, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होता है किस किस फैक्टर पे, पहला अगर चार्ज ज्यादा हो, दूसरा स्मॉलर साइज, ठीक है। अब आता है एनायन, क्या होता है, पोलराइजिबिलिटी होता है। एनायन क्या होता है, पोलराइज होता है। तो देखोगे उसमें क्या होगा, पहला इंक्रीज कब करेगा, या तो लार्जर साइज हो, आयंस का क्या हो, लार्जर साइज हो, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनका साइज बड़ा है तो इसका ये जल्दी पोलराइज हो जाएगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और दूसरा हायर चार्ज। तो ये हमारा फैक्टर हो गया पोलराइजिंग पावर वाला। ओके, अब जो कुछ रूल्स आते हैं तो हम लोग एक बार देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या क्या इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एक्सेप्शन क्या है, गैलियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, एक्सेप्शन बेरिलियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बोरॉन, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ड्यू टू फुली फिल्ड या इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ओके, वी कंसिडर्ड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, वो लेस नेगेटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम जाने पे। लेफ्ट टू राइट जाते तो इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाते हैं डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, वो किस किस बेसिस पे पॉलिंग स्केल होता है। 3 तरीके के स्केल पे इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू आता है, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल, या हमारे पास एल्फर्ड रोको स्केल, ठीक है। ये आता है हमारे पास 3 स्केल होते हैं, तो हमें जनरली पॉलिंग स्केल वाला फॉलो करते हैं या मुलिकन, ठीक है। इसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है, ठीक है। लिथियम का ज़्यादा हो जाता है। एक्सेप्शनली रीजन क्या होता है, क्योंकि उसका इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, बेसिसिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इंक्रीज होगा, एसिडिटी ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डिक्रीज होगा, डेंसिटी जनरली इंक्रीज होता है, तो बस एक एक्सेप्शन है, पोटेशियम का कम होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। हाइड्रेशन इंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इन द टर्म्स ऑफ मॉड में टर्म, तो ये क्या होगा, ये टर्म होगा हमारे पास। पोलराइजिंग पावर वाला बता दिया अकॉर्डिंग टू द फजांस रूल कि केटाइन क्या होता है, पोलराइज करता है, और एनायन जो होता है वो पोलराइजिबिलिटी होता है, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन है, उनको मैंने एक जगह पे समराइज कर दिया। जैसे देखोगे एटॉमिक रेडियस, तो गैलियम का कम होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल। मतलब जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इंक्रीज करते जाते हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना 3d ऑर्बिटल का 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। दैट्स वाई एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैलियम का एटॉमिक रेडियस। तो ध्यान में रखना पहला एक्सेप्शन क्या है, जो कि एक्सेप्शन नहीं है, रीजन है, बट वो ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम हैज हायर एटॉमिक रेडियस एज कम्पेयर टू गैलियम। रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 3d इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बोरॉन। रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, बी लॉस ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन इज ईजियर टू रिमूव, मतलब p इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ईजी होगा एज कम्पेयर टू s से। देखो अगर जैसे हमारे पास क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स होते हैं, ये हमारे पास s है, यहाँ पे sp है, spd है, spdf, ये सेल्स हैं। तो ये s वाला ना वो न्यूक्लियस के एकदम पास है, और न्यूक्लियस के जितने पास है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल। ओके, ध्यान में रखना। तो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट होगा, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो भी 1s से, ठीक है। तो ये 1s होगा। अभी ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, 1s होगा। ये फर्स्ट सेल हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रखा था कि क्वांटम नंबर क्या होता है, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजिमुथल होता है l, फिर हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर आता है ना, तो ये 1s होगा, ये 2s होगा, 2p होगा, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4m। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट हो गया, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट होता है, डिपेंड करता है वो 1s है 2s है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो बट यस, जनरल s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट होगा। नाइट्रोजन के पास ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट होता है। ओके, इसके बाद आया हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में Cl का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा था। सल्फर का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ये एक्सेप्शंस वाले हैं। रिड्यूसिंग पावर इन एक्वस मीडियम क्या क्या होगा, लिथियम का ज़्यादा होगा, सीजियम जनरली डिक्रीज होता है, बट ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान में रखना। फिर आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू पता है जनरली एनसीईआरटी में भी दे रखा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऐसे जाता है, बट एक्चुअल में होता है फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, नाइट्रोजन। रीजन क्या है, इसको मैंने बुक में दिखाया था, स्टैंडर्ड बुक में, क्लेटन में, ठीक है। इसके बाद आता है आयोनिक साइज। आयोनिक साइज क्या होगा बेसिकली, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दो स्पीसीज विच है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे ये ट्रेंड मैंने लिख रखा है। ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरी स्मॉल चेंज इन साइज अक्रॉस द सीरीज। मतलब ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं, डेट में ट्रांजिशन मेटल कौन सा होता है, डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। और जो एफ ऑर्बिटल होता है, एफ मतलब एफ
सीरीज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो जो डी वाले होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज डिफरेंस दिखाते हैं, तभी तो उनका एलॉय वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू मैंने बता दिया, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। तो इसमें से कुछ टर्म है जो मैं बता दे रहा हूँ, इसको लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। पहला फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, क्लोरीन ज़्यादा होगा, फिर कार्बन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन। एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए। फ्लोरीन का वैल्यू 4 के आसपास होता है, ऑक्सीजन का 3.5 के आसपास होता है, नाइट्रोजन सॉरी यहाँ पे आएगा, ये क्लोरीन आएगा फॉलोड बाय नाइट्रोजन। क्लोरीन का 3.16 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, कार्बन का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.2 होता है, ठीक है। ये 2.55 होता है, तो मैंने राउंड ऑफ करके लगाया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू में एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए, सो डैट बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे यूज आता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइड्रोजन जो होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके साथ बॉन्डेड होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इंट्रामोलिकुलर वो लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये सारे हमें टर्म हो गए इतने, ये इसको मैंने एक्सप्लेनेशन का रखा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सेल के, और इन्वर्सली होता है जेड इफेक्टिव चार्ज के, ठीक है। ये सब समझा रखा है। तो ये रख रखा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, और इलेक्ट्रोनिगेटिव। ऐसा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जेड माइनस एस, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, एस क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट, या वी कैन से डेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये वैल्यू गिवन होगा, वहाँ से हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से था। तो ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट देख लिया था कि कौन कहाँ से कौन सा ट्रेंड है, बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन से आया, कौन से ईयर में आया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है, हेनरी मॉजले ने कौन सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली डिस्कवर किया, फिर डॉबनेट रेट्स के बारे में पढ़ लिया। और भी कुछ जैसे क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे पास आता है कि 2-3 थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं, ठीक है। जैसे डिफाइन को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं कि एनोमलस बिहेवियर आता है कि उसको कैसे होगा, ठीक है। तो एनोमलस बिहेवियर वगैरह वो बुक से देख लेना। बट ये चैप्टर 3 में इतना ही है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपटीशन में आने वाला है, कहीं भी जाओ एग्जाम में। तो ये ध्यान में रखना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, ये क्वेश्चंस वगैरह अपने नोट्स में लिख लो। ओके, ऑल द बेस्ट।